कि दो वेव्स के बीच में आपके पास पाथ डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है। S1 S2 से दो वेव्स P पॉइंट के ऊपर जा रही है और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 2 लैम्डा है, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो 3 लैम्डा है। S1 S2 से दो वेव्स P पॉइंट पे जा रही है। तो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है? पाथ डिफरेंस मींस दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू लैम्डा। सो पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है, यानी दैट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा, है ना। अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, तो दैट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पर अगर पार्ट डिफरेंस इस तरीके से होता कि आपके पास S1 S2 से दो वेव्स आ रही हैं, दिस इज lambda and this is 2.5 lambda. So if we have to find out path difference in this case, that is 2.5 lambda minus lambda, that is 1.5 lambda. So अगर पार्ट डिफरेंस 1.5 लैम्डा आ रहा है, 2.5 लैम्डा आ रहा है, 3.5 इस ऑर्डर में आ रहा है, 3.2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, यानी इट विल बी लाइक जनरलाइज करेंगे तो क्या आएगा n प्लस हाफ, n प्लस हाफ, यानी क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी पार्ट डिफरेंस इस ऑर्डर का होगा 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटीजर मल्टीपल होगा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? 0.5 का मल्टीपल होगा, कंस्ट्रक्टिव में एग्जैक्ट इंटीजर होगा यहाँ पे। उसके बाद फेज डिफरेंस, अगर आपका फेज डिफरेंस निकालते वक्त अगर पाई जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। और अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है फेज डिफरेंस तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। जैसे अगर फेज डिफरेंस आ रहा है पाई का, 3 पाई का, 5 पाई का, डिस्ट्रक्टिव। अगर फेज डिफरेंस आ रहा है आपके पास पाई 0 का, 2 पाई का, 4 पाई का, 6 पाई का, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। इवन आप देख भी सकते हैं इस चीज को कि जैसे आपके पास ये एक वेव है और मैं कह रहा हूं कि इस वेव में और इस वेव में पाई का फेज डिफरेंस है, यानी वेव इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर माइनस पाई, दोनों वेव में पाई का फेज डिफरेंस है, तो क्रस्ट इज फॉलिंग ऑन ट्रफ, तो क्या होगा? तो जब भी फेज डिफरेंस पाई का होगा, 3 पाई का होगा, 5 पाई का, यू विल बी हैविंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सब चीजें हमने कल फाइंड आउट की थी कि इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, इंटेंसिटी जब एम्पलीट्यूड सेम है, इंटेंसिटी जब एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक डेरिवेशन एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तैयार करेंगे, जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में वो करेंगे। उसके बाद देखेंगे लास्ट में असाइनमेंट न्यूमेरिकल्स। चलिए न्यूमेरिकल्स और असाइनमेंट के करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सर वो डिस्ट्रक्टिव के लिए नहीं क्या n प्लस किसके लिए? उधर सर वो हेडिंग गलत डाल ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए n प्लस हाफ लैम्डा, फेज डिफरेंस 2n5 2n प्लस 1। चलिए अब हम बात कर रहे हैं YDSC की, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSC एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो सबसे बेसिक चीज थी वो क्या थी? सोर्सेज। सोर्सेज क्या होने चाहिए? कोहेरेंट। और कोहेरेंट दो अलग अलग सोर्सेज कभी भी नहीं हो सकते। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए था? एक सिंगल सोर्स से ही इंटरफेरेंस करनी है, एक सिंगल सोर्स से ही इंटरफेरेंस करनी है। तो सिंगल सोर्स से इंटरफेरेंस करने के लिए हमने क्या लिया? दो स्लिट्स का इस्तेमाल किया। यंग्स ने क्या किया था? दो पिन होल्स का इस्तेमाल किया था, दो पिन होल्स का इस्तेमाल किया था। उसमें से उसने एक सोर्स ऑफ लाइट ली, और जब वो सोर्स ऑफ लाइट दो पिन होल से पास करती है, तो जब वो दोनों लाइट वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वी हैव अ फ्रिंज पैटर्न, ब्राइट एंड डार्क पैटर्न इज देयर ऑन द स्क्रीन। सेंटर पे ब्राइट होता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से पैटर्न होता है हमारे पास स्क्रीन पर, है ना। तो यहाँ पर आपके पास एक सोर्स है और आपके पास स्क्रीन के ऊपर हमें इंटरफेरेंस को स्टडी करना है। यहाँ हमने दो स्लिट्स कंसीडर किया, S1 S2। पिन होल्स नहीं है, देयर आर टू स्लिट्स S1 एंड S2, और इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट इज स्मॉल d। और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल D। दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल D। अब यहाँ पर ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सोर्स बिल्कुल S1 S2 के बीच में पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। सोर्स से जो लाइट S1 S2 में जा रही है उनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब S1 S2 से दो वेव्स आ रही हैं। जब ये दोनों वेव्स इस
सेंटर पे O पॉइंट पर आकर मिलेगी, दोनों वेव्स बनाइए नहीं, O पॉइंट पर आकर मिलेगी, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 0। या पार्ट डिफरेंस क्या होगा आपके पास? 0 पार्ट डिफरेंस होगा। आपको देख सकते हैं S1O इज इक्वल टू S2। जब कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा? 0 पार्ट डिफरेंस है, n की वैल्यू 0 पुट कर दो, so we have a constructive interference। 0 पार्ट डिफरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सेंटर पे हमेशा ब्राइट बैंड बनता है, सेंटर पे हमेशा ब्राइट बैंड। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सेंटर पे ब्राइट बैंड हमेशा क्यों बनता है? क्योंकि सेंटर पे पार्ट डिफरेंस क्या होता है? 0। ठीक है, इज इट क्लियर? ये हमें पता है। पर सेंटर के अलावा अगर हम कोई और पॉइंट चूज करते हैं, वहां पर क्या बनेगा वो मैं एग्जैक्टली नहीं पता, जब तक मैं पार्ट डिफरेंस नहीं पता होगा। तो अगर मैं सेंटर के अलावा इस O पॉइंट के अलावा एक P पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और P पॉइंट पे देखता हूँ कि क्या पार्ट डिफरेंस आता है, यानी एक वेव S1 से P पॉइंट पर जाएगी, एक वेव S2 से P पॉइंट पर जाएगी, और मैं देखना चाहता हूँ कि P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। फिर मैं बता पाऊंगा कि मैक्सिमस और मिनिमस की पोजीशंस क्या हो पाएंगी। वही इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस है। सेंटर पे ब्राइट, ठीक है ना, फिर क्या होगा आपके पास यहाँ पे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से आपके पास बैंड्स बनेंगे। तो मुझे नहीं पता कि P पॉइंट पर ब्राइट बनने वाला है कि डार्क बनने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं P पॉइंट पर एक जनरल पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा, और उससे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमस और मिनिमस की पोजीशंस क्या होंगी। यानी मैक्सिमा सेंटर से कितनी दूर बनेंगे, मिनिमा सेंटर से कितनी दूर बनेंगे। ये पहला मिनिमा है, ये पहला डार्क बैंड है, ये पहला डार्क बैंड सेंटर से कितना दूर है, ये दूसरा डार्क बैंड सेंटर से कितना दूर है, तीसरा डार्क बैंड सेंटर से कितना दूर है, वो सब हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द एम ऑफ दिस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? इसका एम था टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमस एंड मिनिमस, एंड आल्सो टू फाइंड आउट द width of this bands की width निकालना, fringes की width निकालना। bands को यहाँ क्या कहा गया है? fringes कहा गया। ठीक है, तो purpose was to find out the positions of maximas and minimas, and also to find out the width of the fringes की width को भी find out करना। चलिए, यहाँ पर आपके पास this is a center O। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? पार्ट डिफरेंस। P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो पार्ट डिफरेंस निकालना है P पॉइंट पर, तो सबसे जरूरी चीज है वो पार्ट डिफरेंस है। तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज S2P माइनस S1P। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो मुझे फाइंड आउट करना है। उसके लिए मुझे YDSC की ज्योमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेंटर और दिस वाज कैपिटल D। मैं सपोज कर लेता हूं कि जहां पर P पॉइंट पर वेव्स मीट कर रही हैं उसका डिस्टेंस कितना है? x। ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर P पॉइंट में मैक्सिमम बना तो x की वैल्यू क्या है, P पॉइंट में मिनिमम बना तो x की वैल्यू क्या है। यहां से कोड ड्रॉ करो, दिस इज पॉइंट E, दिस इज पॉइंट F। ओके, डन। अच्छा, अगर ये पूरा D है तो ये कितना होगा? D by 2। अगर दिस विल बी आल्सो D by 2, अगर ये D by 2, ये भी D by 2। डन विद दिस। चलो, अब S2P S1P माइनस S1P फाइंड आउट करें। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, जो तरीका NCERT में गिवन है वो फॉलो करेंगे। प्रदीप पे कोई और तरीका गिवन है, SN में कुछ और गिवन है, हम वही फॉलो करेंगे जो NCERT में। तो NCERT में कैसे फाइंड आउट किया गया S2P माइनस S1P? उसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे S1PE, ट्रायंगल S1PE, और इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हार्दिक क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम S1PE में? हाइपोटेन्यूज कितना है? S1P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू S1P स्क्वायर, सॉरी P स्क्वायर प्लस S1E स्क्वायर है। तो S1P स्क्वायर किसके बराबर होगा? D स्क्वायर। अच्छा, P की वैल्यू कितनी होगी? P की वैल्यू x minus दिस विल बी x minus d by 2 का होल स्क्वायर। चलिए, और अब देखते हैं S2P की वैल्यू। तो ट्रायंगल देखेंगे, दूसरा ट्रायंगल S2PF, ट्रायंगल लेंगे S2PF। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? S2P का होल स्क्वायर
pf का स्क्वायर प्लस S2F s2f का स्क्वायर। तो pf कितना है भाई? x प्लस d बाई 2 और ये कितना है? So this is equation number 2, this is equation number 1. तो 2 minus 1 कर देंगे तो क्या आएगा? S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर। ठीक है, 2 minus 1 कर देंगे। तो दिस विल बी d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल। तो x प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास। हमें इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है, ठीक है? तो इसको एक्सपेंड करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। वो d बाई 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद तो यहाँ पर जो आपका S2p स्क्वायर है माइनस S1p स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर S2p माइनस S1p इंटू S2p प्लस S1p, तो कितना हो जाएगा ये? That will be 2x3। तो S2p माइनस S1p कितना होगा? 2x3। यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म आप देख रहे हैं S2p माइनस S1p, that was a part difference। ये part difference है हमारे पास, ठीक है ना? And that part difference is delta x। अब YDSC का जो एक्सपेरिमेंट है, जो YDSC का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में जो ज्योमेट्री थी वो ये थी। एक्चुअल में जो कैपिटल D था, वो कैपिटल D था आपके पास मीटर्स में, 1 मीटर 2 मीटर, और जो स्मॉल d था आपके पास वो था mm, 1 mm 2 mm। जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो स्मॉल d है वो बहुत कम है, कैपिटल D बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम मीटर्स में बात करें तो अगर ये आपके पास है 1 mm और 2 mm हार्डली स्मॉल d, और स्क्रीन कहाँ पड़ी है? बहुत दूर पड़ी हुई है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है, और स्क्रीन कहाँ पड़ी है? बहुत दूर पड़ी हुई। एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे, सिंस screen is placed far away, so S2p is approximately equal to S1p is equal to D। अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, S1p S2p किसके बराबर है? D के बराबर है, क्योंकि स्क्रीन बहुत दूर पड़ी हुई है और दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो यहाँ पर इसको D के बराबर रख लेंगे। पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2xd अपॉन 2d, और दैट पार्ट डिफरेंस इज x स्मॉल d बाय कैपिटल D। तो YDSC की ज्योमेट्री से जो हमने पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट किया वो कितना आता है? x स्मॉल d बाय कैपिटल D। ये भी बात ध्यान रखनी है कि YDSC की ज्योमेट्री से जो पार्ट डिफरेंस आता है वो आता है x स्मॉल d बाय कैपिटल D। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछिए। हर्षित, चलिए अब आप सपोज करेंगे कि P पॉइंट पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो क्या होगा, और डिस्ट्रक्टिव हो रही है तो क्या होगा? ठीक है, चलिए। सो लेट अस सपोज, आप सपोज करेंगे कि P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रही है, ठीक है? तो लेट अस सपोज at P there is
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है? So therefore the part difference should be equal to n lambda. This was equation 3. This was equation 4. So comparing 3 and 4. Comparing 3 and 4. यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? x small d by capital D is equal to n lambda. x small d by capital D is equal to n lambda. अब यहाँ पर जो है मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x क्या है? पोजीशन दे रहा है किसकी? मैक्सिमस की। x क्या दे रहा है? पोजीशन ऑफ मैक्सिमस। पर मुझे बताना है कि कौन सा मैक्सिमम है, फर्स्ट मैक्सिमम है, सेकंड मैक्सिमम है, थर्ड मैक्सिमम है, कौन से मैक्सिमम है? तो मैं यहाँ लगाऊंगा xn। xn क्या देगा? पोजीशंस ऑफ मैक्सिमस। सो xn विल बी इक्वल टू, so this will be giving you the position of maxima, ये हमें निकालना था, position of maxima। ठीक है, आपने क्या करा? जो पार्ट डिफरेंस निकाला ना उसको n लैम्डा के बराबर पुट कर दिया, तो यहाँ से xn कितना आ जाएगा? n लैम्डा d by small d and that will give you the position of maxima। तो पहला मैक्सिमा कहाँ आएगा? दूसरा मैक्सिमा so positions of maximas we have first, second, third and fourth। अब नेक्स्ट हमें निकालना है पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा की पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि P पॉइंट पर क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव। सो लेट अस सपोज at point P there is destructive interference। P पॉइंट पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी पार्ट डिफरेंस कितना होगा? n plus 1 by 2 लैम्डा, n plus 1 by 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेंगे और इसे कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ। कंपेयर 5 with third equation। डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है? n प्लस हाफ, और जो YDS का है वो है x स्मॉल d बाय कैपिटल। मैंने यहाँ x n डैश ले लिया, x n डैश को मैंने क्या मान लिया? पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो x n डैश है पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो पहली मिनिमा कहाँ बनेगी? पहली मिनिमा कहाँ बनेगी? लैम्डा d by 2b। देखिए इसमें n की वैल्यू 0 पुट करना, इसको 0 से स्टार्ट, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? इसको 0। ठीक है, तो क्या आएगा? पहला मिनिमा कहाँ बनेगा? लैम्डा d by 2d। ठीक है, उसके बाद दूसरा 3 लैम्डा d by 2, फिर 5 लैम्डा d by 2। This all will give you the positions of maximas, minimas। ये 0 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना, ध्यान रखना। या फिर अगर इसमें कंफ्यूजन से बचना है आपको तो आप क्या करें कि मिनिमास के लिए 0.5 पीछे आ जाए। यानी अगर पहला मैक्सिमा कहाँ बन रहा है? लैम्डा d by 2d, लैम्डा d by d पर, तो पहला मिनिमा का बनेगा 0.5 पीछे आ जाओ, यानी 0.5 लैम्डा d by। ठीक है, 0.5 पीछे आ जाना, समझ के बाद। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? इसका इंटेंसिटी पैटर्न देख सकते हैं किस तरह से बनेगा। इसका जो इंटेंसिटी पैटर्न बनता है, all the maximas are of equal intensities। So this is the central maximum। तो सेंट्रल वाले की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है।
एंड ऑल दीज आर द सेकेंडरी मैक्सिमास। ये सेकेंडरी मैक्सिमास होता है, पर इसमें इंटरफेरेंस में पता नहीं लग पाता कौन सा सेंटर है कौन सा सेकेंडरी है, because all the maximas are of equal intensities. All the maximas are of equal intensities. और मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती कितनी है? 4 I naught. 4 I naught is the intensity of maxima. Maxima की इंटेंसिटी 4 I naught होती है. All the maximas are of equal intensity. ठीक है? तो पहला मैक्सिमा, पहला मिनिमा कहाँ बनता है? That was 0.5 lambda d by small d. और पहला मैक्सिमा का बनता है यानी 0.5 पीछे आ जाना है अपने पहले मिनिमा। दूसरा मैक्सिमा बनता है 2 lambda d by small d। दूसरा मिनिमा का बनता है 1.5 lambda d, यानी 0.5 पीछे आ जाए। पहला मैक्सिमा बना lambda d by small d, मिनिमा का बनेगा 0.5। दूसरा मैक्सिमा बना 2 lambda d, मिनिमा का बनेगा 1.5, यानी 0.5 पीछे की तरफ आ जाए। इससे हम ध्यान रख सकते हैं मिनिमा की पोजीशंस के लिए 0.5 पीछे आएंगे। तो क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? कुछ नहीं है पक्का? YDSC की ज्योमेट्री में सबसे पहले डायग्राम में कोई क्लैरिटी चाहिए आपको? इसके बाद हमने जो है पार्ट डिफरेंस फाइंड आउट किया, दैट वाज x स्मॉल d बाय कैपिटल D। फिर हमने सिर्फ इस पार्ट डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंस से इक्वेट करके xn की वैल्यू निकाल ली, और एक बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंस से इक्वेट करके xn डैश की वैल्यू निकाल ली। xn is a position of maxima, xn is a position of minima। तो पहला पर्पस सोल्व हुआ, पोजीशन ऑफ मैक्सिमास और मिनिमास आपने फाइंड आउट कर ली। अब हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ निकालना है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ देखते हैं कैसे निकालेंगे। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? मतलब एक आपने सपोज आपने फ्रिंज विड्थ निकालना है, दिस इज अ फ्रिंज विड्थ। अगर आप डायग्राम देख रहे हैं, आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? सेकंड मिनिमा में से फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन माइनस कर दो, फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। सेकंड मिनिमा में से फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन माइनस कर दो, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? सेकंड मिनिमा में से फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन माइनस कर दो, फिर कहता है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ को हम डिनोट करते हैं बीटा से, तो x2 डैश माइनस x1 डैश। तो फ्रिंज विड्थ क्या है? It is a distance between two consecutive minima। तो यहाँ से हम फ्रिंज विड्थ को डिफाइन करेंगे। फ्रिंज विड्थ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive मिनिमास। दो consecutive मिनिमास के बीच का डिस्टेंस है x2 डैश माइनस x1 डैश। तो x2 डैश माइनस x1 डैश यानी 1.5 lambda d by small d minus 0.5 lambda d by small d। कितना आ जाएगा? lambda d by small d। This is the fringe width, and its main application is what? It is used to find out wavelength of light। It is used to find lambda, that is wavelength। ठीक है, this is complete your YDSC including the intensity curve, क्योंकि जब भी YDSC आता है साथ में intensity curve आता है, position of maxima आता है। वैसे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इस बार। तो इसमें आप ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इंटेंसिटी पीक बनाओ, ये फ्रिंज विड्थ की एप्लीकेशन अलग से पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन बनाओ। केस स्टडी में तो फिर एमसीक्यू आएंगे। चलिए, जो फॉर्मूला हमने कल ड्राइव किया था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। अब जब एम्पलीट्यूड सेम थे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी थी? 4 I naught, और मिनिमम कितनी थी? 0। पर अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी आपके पास? अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी आपके पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2। ठीक है ना, ये तब होगा जब cos phi अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, वो कितनी होगी? +1। तो यहाँ पर this can be written as रूट I1 स्क्वायर प्लस रूट I2। अभिनव क्या डाउट है भाई?
So this can be written as root I1 plus root I2 का whole square. So Imax हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड सेम नहीं है. और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मिनिमम के लिए cos phi की वैल्यू कितनी होगी? -1. This will be -1. So that can be written as root I1 minus root I2 का whole square. ठीक है. तो एग्जाम में अगर वो आपसे पूछ लेते हैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये कि आपके पास आपको Imax पता है, ठीक है, आपको Imax पता है, आपको Imin पता है, ठीक है, जैसे आपने आपसे वाली क्वेश्चन ड्राइव करा दी एंड हेंस फाइंड आउट द रेशियो ऑफ Imax टू Imin. क्वेश्चन में गिवन हो गया प्रूव दैट Imax टू Imin इज दिस. ठीक है, ये भी डेरिवेशन है. तो आपने इस रिजल्ट तक यहाँ तक तो आपने ड्राइव कर ही लिया था. इसके बाद आप क्या लिखेंगे? Imax. इसके बाद आप क्या लिखेंगे? Imin. और फिर आप इसकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे. सो दैट रेशियो विल बी इक्वल टू Imax अपॉन Imin इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का पूरे का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है. तो ये Imax और Imin की रेशियो है. ये भी हम प्रूव कर सकते हैं अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो वहां से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है. अब न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ आपने पॉइंट ध्यान रखने हैं. वो ये कि एक तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर. I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर. सो I1 अपॉन I2 की जो रेशियो है वो A1 अपॉन A2 के होल स्क्वायर के बराबर होती है. एक बात तो आपने ये यूज करना है न्यूमेरिकल को. यानी अगर आपको एम्पलीट्यूड की रेशियो पता है, आप इंटेंसिटी की रेशियो यहाँ पर, अरे वो तो ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर. तो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर. अच्छा, इसके बाद सेकंड जो चीज है वो ये है इंटेंसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट. कि जो आपने स्लिट ली है ना S1 S2, जितनी उसकी स्लिट की विड्थ ज्यादा होगी उतनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. ठीक है ना, जितनी स्लिट की विड्थ ज्यादा होगी उतनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. तो I1 अपॉन I2 इज आल्सो इक्वल टू W1 अपॉन W. I1 अपॉन I2, हाँ जी, जितनी जो आपने S1 S2 दो स्लिट्स की विड्थ ली थी ना, जितनी इन स्लिट की विड्थ ज्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी I1 I2. यानी जो लाइट की इंटेंसिटी उसमें से आ रही है उन स्लिट में से, वो विड्थ के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है ना. तो विड्थ ज्यादा होगा, लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर. और सेकेंडली I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2. इट इज इक्वल टू W1 अपॉन W2. इसके बाद हम लोग एक और चीज भी सपोज कर सकते हैं, वो ये कि A1 अपॉन A2 किसके बराबर होगा? R के. R के रेशियो, R मतलब रेशियो किसकी? एम्पलीट्यूड की रेशियो. कई बार क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड की रेशियो गिवन होती है R, A1 by A2. तो उस केस में हम लोग इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. इस रिजल्ट we can simplify this result. डायरेक्टली बता रहा हूं आपको कैसे सिंपलीफाई करेंगे. हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं Imax अपॉन Imin is equal to R plus 1 upon R minus 1 का होल स्क्वायर. अगर आपको एम्पलीट्यूड की रेशियो पता है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, R plus 1 upon R minus 1 का होल स्क्वायर. R क्या है? एम्पलीट्यूड की रेशियो. ठीक है. ये सारी ध्यान आपने न्यूमेरिकल्स में इनका ध्यान रखना है चीजों का. ये कैसे आया? आप ना I1 की और I2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना जब, या इसमें से आप क्या करेंगे, रूट I1 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, अगर उसमें रूट I2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1, रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1. अच्छा, रूट I1 I2 की वैल्यू क्या होती है? A1 अपॉन A2, और A1 अपॉन A2 क्या होता है? R.
तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, क्यों इस पे डेरिवेशन में जाना, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। एक तो ये फॉर्मूला आई मैक्स और आई में निकालने का, एक ये फॉर्मूला आई मैक्स और आई का। इंटेंसिटी पता तो ऐसे, R1 R2 पता तो ऐसे, R1 पता, R पता तो ऐसे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इसमें से बन सकता है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास find out the intensity of the resultant wave if two light waves of different amplitude, है ना, do interference with each other, ये आपने ड्राइव कर दिया, and hence derive the result if the two waves are of equal amplitude, and hence derive the result if two waves are of equal amplitude। यानी कि यहां तक derive करने के बाद आप क्या करो, I1 I2 को इक्वल रख दो, I1 I2 is equal to I0, दोनों का इक्वल रख दो, तो आपके पास वही रिजल्ट वापस आ जाएगा, I0 plus I0 plus 2 root I0 cos phi, 2 I0 root I0 cos phi, 2 I0 1 plus cos phi, 1 plus cos phi, half angle formula, 1 plus cos phi is 2 cos square phi by 2, 1 plus cos phi क्या होता है, 2 cos square phi by 2, 1 minus cos phi क्या होता है, 2 sin square phi by 2। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी 2 I0 into 2 cos square phi by 2, that will be 4 I0 cos square phi by 2, this is the result, यानी यहाँ से इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन डेरिवेशन वाले बनते हैं इंटेंसिटी के ऊपर, YDSC के ऊपर, वो सारे हमने डिस्कस कर दिए। width of the slit, W means width of the slit। सर ये जो लास्ट रिजल्ट आएगा तभी आएगा जब ये इक्वल देगी कंडीशन, मतलब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड इक्वल देगी और इंटेंसिटी बस तभी आएगा। तो हर तरीके से डेरिवेशन हो सकती है। डन। सेकंड है हमारे पास, अब जो सेकंड ऑफ डेरिवेशन देखिए, पहले डायफ्रैक्शन फ्री वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वो डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होता है देखिए, तो नेक्स्ट वी हैव डायफ्रैक्शन। चलिए डायफ्रैक्शन बताइए, कितने का आप बताइए ना, तो क्यों हाँ डायफ्रैक्शन बोल क्या होता है, हाँ लास्ट में हरियाणा। हाँ जी कशिश बोलिए। चलिए डायफ्रैक्शन क्या होता है, डायफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर। सो इफ यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास, लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही है बिल्कुल एज जैसे उसका नेचर है, इट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बट जब ये लाइट एक ऐसे अपर्चर से टकराती है, एक ऐसे ऑब्स्टेकल से टकराती है जिसका अपर्चर लाइट की वेवलेंथ के बराबर है, जब ये लाइट एक ऐसे अपर्चर से या ऑब्स्टेकल से टकराती है जिसका अपर्चर या साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर है, तो लाइट उस अपर्चर से डायफ्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि अगर हम इस ऑब्स्टेकल को देखें, अगर ये ऑब्स्टेकल का साइज लाइट की वेवलेंथ के बराबर है तो लाइट यहाँ से बेंड हो जाएगी, यहाँ से डायफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी हर पॉसिबल पाथ में लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो जहां पर शैडो होनी चाहिए वहां पर भी लाइट पहुंच जाएगी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका पूरा शैडो होना चाहिए, जो अपर्चर है पूरा इसका शैडो होना चाहिए, पर लाइट